हेलो एवरीवन, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। टेलीग्राम पे जो भी लिंक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखिए। वो एक ब्रह्मास्त्र आपको दिया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं और अगली बार भी जो है EPFO के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो है सीधे सीधे आए हुए थे, इसलिए वो सब कंटेंट जो है आपको रिवीजन के लिए दिए जा रहे हैं। जो जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सअप ग्रुप में PDF दिए जा रहे हैं, बस आप उसको विश्वास के रूप में जो है उसको पढ़ते जाइए और वो सारी चीज़ों को जो है वो मिनिमाइज़ करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि स्पेक्ट्रम किताब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी इतनी मोटी सी, उसको दृष्टि के बुक में छोटे में ही बहुत अच्छे सिलेबस कवर कराया गया है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से मतलब बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ईमानदारी से उतनी सारी चीज़ें आपको ईमानदारी से देखते जाना है। रोज़ 1 से 2 लिंक दिया जाता है आपको, उसको आप अच्छे से देखिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सारी तैयारी जो है बहुत आसानी से हो गई है। ये एग्ज़ाम सिर्फ फैक्ट बेसिस है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा PhD करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ फैक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये आपको सिलेबस जो है रिवीजन करने के दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, MCQ से ही इसमें सिलेक्शन होना है, तो उसके पीछे जो है थोड़ा सा बेसिक जानना ज़रूरी है। इस वजह से आपको लिंक दिया जा रहा है, उसको अच्छे से देखिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे, जो मैं बताऊंगा और भी जो दिया जाएगा MCQ आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो कि 2020 में जो है केंद्र सरकार लाई थी, अपनी मोदी गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सोशल सिक्योरिटी है दोस्तों, EPFO के एग्ज़ाम में, चाहे EO AO के लिए चाहे APFC के लिए, उसमें जो है सोशल सिक्योरिटी में सिर्फ स्कीम पूछता है। ठीक है, जो लेबर से रिलेटेड स्कीम होती है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई स्कीम निकालती है मज़दूरों से रिलेटेड या नियोक्ताओं से रिलेटेड, जो कंपनी के मालिक हैं या इंडस्ट्री के मालिक हैं, ये सारी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। एक जगह जो है लास्ट में ना आपको एक वीडियो बना के दिया जाएगा स्कीम का, सिर्फ आप उसको देख लेंगे तो आपका जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्कीम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल सिक्योरिटी में। और ये जो है एक्ट जो है 2020 में आया था। आइए हम लोग इसको जानते हैं। इसमें काफ़ी बदलाव किया गया था। इसमें 9 एक्ट को जो है 9 कानून को सम्मिलित करके ये नया कानून बनाया गया था। तो आगे हम लोग देखेंगे ये 9 कानून, जैसे कि आप देख रहे हैं आगे, ये सारे 9 एक्ट को जो है सम्मिलित करके एक कानून बनाया गया था, जो कि है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कोविड-19 के उपरांत देश की आर्थिक स्थिति देखते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लाया गया था। तो आप लोग जान ही रहे हैं कोविड-19 के समय जो है देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो उसी समय जो है इसमें काफ़ी चीज़ संशोधन करके जो है 2020 का प्रावधान लाया गया था, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता जो है 2019 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रतिष्ठानों का आकार, कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन का आधार मानकर किया जाएगा। ठीक है, 2019 में क्या था, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, उनके वेतन का आधार मानकर जो है ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 का एक्ट बनाया गया था। लेकिन 2020 में जो है बदलाव करते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में क्या किया गया, केंद्र सरकार इस संहिता को किसी भी प्रतिष्ठान में अधिसूचित कर लागू कर सकती है। कहने का मतलब जो है 2019 वाला जो सामाजिक सुरक्षा संहिता जो था, उसमें जो है प्रतिष्ठानों का आकार देखा जाता था। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या दिखी जाती थी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका आकार देखा जाता था कितना बड़ा है, कर्मचारियों की संख्या मतलब कितने कर्मचारी हैं, 10, 20, 100, 50, और उनके वेतन की स्थिति क्या है, कितना वेतन है,
तो ये सब पहले देख के जो है 2019 एक्ट में ये सब सारी चीज़ें थी, लेकिन 2020 में सीधे जो है एक्ट में बदलाव करके केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो किसी भी जो है किसी भी प्रतिष्ठान को जो है अधिसूचित करके ये प्रावधान, ये एक्ट लागू कर सकता है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करके सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को बनाया गया। ठीक है, तो ये जो सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2020 है दोस्तों, इसमें पुराने जो 9 एक्ट हैं, ठीक है, आपको शुरू मैंने बताया कि 9 एक्ट को सम्मिलित करके, ठीक है, सूचीबद्ध करके इसको जो है इस एक्ट में एक करके जो है इस एक्ट को एक बनाया गया। तो आपका प्रश्न उठता होगा कि वो 9 कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूपीएससी का कोई ठीक नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सारे जो एक्ट है, जो 9 एक्ट आप देख रहे हैं सामने, ये सभी एक्ट को सम्मिलित करके ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो ये जो एक्ट जो आपको हम बता रहे हैं 9 एक्ट, इसको जो है एक हम वीडियो या एक पीडीएफ के रूप में आपको लिस्ट दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ये कानून के बारे में मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा जो आप देख लेंगे तो क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आप आसानी से हल कर पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है तो वैसे तो पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कोई कोई एक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे ये 6 नंबर पे आप देख रहे हैं, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, तो ये सब इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा जो है पीडीएफ में जो बेसिक चीज़ें होंगी इस एक्ट से रिलेटेड मैं आपको दे दूंगा, उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस एक्ट में जो ये 9 कानून हैं, ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। ठीक है, ये सारे एक्ट को जो है एक चीज़ में सम्मिलित करके ये एक कानून बना दिया गया है, कहने का मतलब। तो ये रद्द नहीं हुआ है, इसको सम्मिलित करके एक जगह इकट्ठा करके एक बुक बना दिया गया है, समझ लीजिए इस एक्ट में। तो दूसरा है क्या, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला, इसको आपको पढ़ना चाहिए। चौथा है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। पांचवा है नियोजनालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959। छठवा है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, तीसरा, छठवा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये तीनों एक्ट का देख के जाना चाहिए। मैं दे दूंगा पीडीएफ, आप इसको देख लीजिएगा। सातवां है सिनेमा कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1981। आठवां है भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1996। असंगठित, नवा है असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, ये 9 वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 एक्ट जो हैं उसको एक जगह सम्मिलित करके ये एक्ट 2020 बनाया गया है। अब इसमें देखिए कि ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 है, जो इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, ये प्रावधान से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको प्रावधान को आप ध्यान से समझिए। जो मुख्य प्रावधान है जो पीआईबी और पत्रिका में केंद्र सरकार का है, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें से जो मुख्य प्रावधान है इसको आप गौर से देखिए। थोड़ा सा उटपटा है, लेकिन इसको आसानी से आप समझ जाएंगे, हम समझाएंगे तो पहला है केंद्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन करेगी। इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इस बोर्ड में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार अपने पदाधिकारियों में से 5 से अनाधिक व्यक्तियों, 5 से अनाधिक मतलब 5 से अधिक नहीं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार अपने पदाधिकारियों में से 5 से अनाधिक व्यक्तियों और राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 से अधिक व्यक्तियों को, अनाधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगी। ठीक है, ये अधिक नहीं होगा दोस्तों, ये अनाधिक होगा। तो केंद्र सरकार 5 और राज्य सरकार 15 को नियुक्त करेगी।
इसके साथ ही कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति, ठीक है, जो कर्मचारी जहाँ काम कर रहे हैं उसके जो नेता हैं, ठीक है, वो 10 होंगे उनकी संख्या, और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति और पदेन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है पदेन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी नियुक्त किए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, केंद्र सरकार जो है कर्मचारी भविष्य निधि के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन करेगी। ठीक है, एक बोर्ड गठित करेगी। इस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर रहेंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने पदाधिकारियों जो में से 5 आदमी को उसमें रखेगी, और राज्य सरकारों के का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 व्यक्ति उसमें होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति होंगे। ठीक है, और उसके अलावा पदेन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे उसमें। दूसरा एक्ट में क्या है, बी वाले में क्या है, केंद्रीय सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए, असंगठित कर्मकारों मतलब दोस्तों जो प्राइवेट काम करने वाले जो लेबर मजदूर हैं जो कि सरकारी ना हो, ठीक है, जैसे मनरेगा हैं, आप कंपनी में मजदूर जो देखते होंगे, तो ये असंगठित मजदूर कर्मकार कहे जाते हैं इनको। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, ठीक है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गठित करेगी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार मंत्रालय का सचिव होंगे। ठीक है, तो ये जो बोर्ड गठित करेगी केंद्र सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए, ठीक है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसमें कौन कौन होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, जो केंद्र सरकार में जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, और उपाध्यक्ष जो होंगे वो श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो सचिव होगा, सचिव जो IAS अधिकारी होते हैं प्रमोटेड, वो सचिव होते हैं, तो वो इसके जो है सचिव होंगे। तो इसके 40 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है इस बोर्ड के लिए 40 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों और नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे। इसी तरह 7 सदस्य सिविल सोसाइटी से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। ठीक है, सिविल सोसाइटी मतलब कोई भी मतलब बहुमुखी इंसान जो है, जो सिविल सोसाइटी में हो, उनको 7 सदस्य को जोड़ा जाएगा इसमें। और इसमें लोकसभा से 2, ठीक है, और राज्यसभा से 1 मेंबर जो है इस बोर्ड में मेंबर बनाए जाएंगे। केंद्रीय सरकार से संबंधित मंत्रालय और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। इसमें श्रम कल्याण महानिदेशक का पदेन सचिव सदस्य होगा। ठीक है, इसमें जो है श्रम कल्याण का जो है महानिदेशक जो होगा वो पदेन सचिव होगा। सचिव ही कार्यकारी दोस्तों होता है, कहीं अभी जो है किसी बोर्ड में जो सचिव होते हैं वो कार्यकारी होते हैं, वही कार्य करवाते हैं कहने का मतलब। तो ये जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है, इसमें जो आपको मैंने बताया कि 40 जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है राज्य सरकार द्वारा 5, राज्य सरकार द्वारा 5 मेंबर, और जितने मेंबर हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं क्या है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में। सी वाला है सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसी में जो है सामाजिक सुरक्षा निधि एक फंड मतलब गठित किया जाएगा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। जो हमारे मजदूर हैं, जो प्राइवेट मजदूर हैं, उनके लिए जो है सामाजिक सुरक्षा निधि है, सामाजिक सुरक्षा फंड एक का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है धन डाला जाए, जिससे जो है इनको फ़ायदा मिले। इनको समय अनुसार चिकित्सा के लिए या तमाम जो है उनकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, या एक्सीडेंटल प्रावधान होने पर उनकी मदद की जाती है। तो उसके लिए जो है ये सामाजिक सुरक्षा निधि बनाई गई है। केंद्रीय सरकार डी वाला जो है
केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन कर सकेगी। ठीक है, केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का गठन करेगी। तो दोस्तों ESIC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे EPFO में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ESI के बारे में हम आपको अच्छे से एक वीडियो में बता देंगे, जिससे जो है ESIC क्या है और EPFO क्या है ये आप अच्छे से जान जाएंगे। जिससे मान लीजिए एग्जाम में कोई प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ESIC दोस्तों एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, जो भी आप प्राइवेट कंपनी देखते होंगे, इंडस्ट्री देखते होंगे, तो उसमें जो मज़दूर हैं, जो कर्मचारी हैं, एक पैमाना है कि 20,000 से नीचे या 15,000 के नीचे जो भी कर्मचारी होते हैं उनको ESIC सुविधा मिलती है सरकार के द्वारा, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था मिलता है। ठीक है, तो ये हर महीने मज़दूरों के सैलरी से या कर्मचारी की सैलरी से कुछ पैसा कटता है, जिससे जो है ESI में जो है अपना इलाज, वो मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गया, कोई बीमारी हो गया बड़ी, तो उसमें आप इलाज जो है वो फ्री में करा पाते हैं। ठीक है, तो ESIC वही है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे किसमें? ESIC। शुरू से देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन के लिए, ठीक है, इसके प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन कर सकेगी। केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार अपने पदाधिकारियों में से 5 से अनधिक व्यक्तियों, ठीक है, 5 से अनधिक मतलब 5 से अधिक नहीं, व्यक्तियों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी। संघ राज्य क्षेत्रों मतलब जो अपने 7-8 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से एक मेंबर लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। ऐसे राज्यों में प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा। नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति, नियोजकों मतलब जहाँ कंपनी का मालिक हो, नियोजक मतलब जो नियुक्त करता हो, मजदूरों को जो नियुक्त करता है मतलब मालिक। ठीक है, तो उसका भी प्रतिनिधित्व करने वाला जो है, उसके भी नेता जो हैं इसमें मेंबर बनेंगे 10 व्यक्ति। ठीक है, उसके द्वारा जो 10 आदमी नेता बनाए गए होंगे वो भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति। ठीक है, तो कंपनी के मालिक के तो जो है 10 व्यक्ति, जो 10 नेता हैं वो तो रहेंगे ही, और कर्मचारी जो वहाँ काम करें उनके भी 10 जो आदमी हैं, जो नेता हैं 10 ठो, जिसको उन्होंने बनाया है, वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। और चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्ति। ठीक है, चिकित्सा से व्यवसाय से रिलेटेड जो 2 व्यक्ति, ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सारे लोग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 2 लोकसभा सांसद। ये जो केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रशासन है, इस प्रशासन में इतने मेंबर, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मेंबर तो रहेंगे ही, साथ में 2 लोकसभा सांसद भी रहेंगे और 1 राज्यसभा सांसद रहेंगे। क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे। ठीक है, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, उसको भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है वो बताएंगे कि हाँ यही होंगे उसमें। ठीक है, निर्वाचित करेंगे। इसके साथ ही निगम का पदेन महानिदेशक भी सदस्य होगा। तो जो कॉरपोरेशन, निगम कॉरपोरेशन का जो पदेन महानिदेशक है, जो डायरेक्टर है, वो भी इसमें सदस्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ई वाला देखते हैं। ये सब प्रमुख प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, ये एक्ट में ये सारी बातें लिखी गई हैं सरकार के द्वारा। तो ई वाला क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त इस एक्ट में जो है, इस राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से होंगे। एफ वाला क्या कहता है? इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
इस बोर्ड की अवधि 3 वर्ष होगी तथा एक वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक करेगा। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये EF इसी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके प्रशासन के लिए। ये जो प्रशासन इसमें हम लोग मेंबर पढ़े ना, उसी से रिलेटेड ये E और F पैरा है। ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्य जो श्रम कल्याण से रिलेटेड हो, प्रबंध एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वित्त मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो, विधि और प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है, ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति हो, ठीक है, विद्वान व्यक्ति हों, वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, SC ST हैं, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं और महिलाओं से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बोर्ड की अवधि जो है वो दोस्तों कितना होगी? 3 साल होगी। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 3 बार इसमें बैठक होगा कि इसमें क्या, इस कानून में क्या बदलाव करना है, क्या सुधार करना है, ठीक है, क्या संशोधन करना है, तो इसमें बैठक के लिए 3 बार बैठक होगा। अब जी वाला देखते हैं क्या है। प्रत्येक राज्य सरकार असंगठित कर्मकार के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड का अध्यक्ष संबंधित राज्य का श्रम और रोजगार, ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्री होगा और उपाध्यक्ष जो है उसमें प्रधान सचिव होगा। उपाध्यक्ष जो होगा वो श्रम और रोजगार जो सचिव होगा वही सचिव होगा। इसमें एक सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय से केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके 31, ठीक है, 31 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो है मंत्री होगा। ठीक है, सचिव जो श्रम और रोजगार मंत्री का जो सचिव होगा वो सचिव होगा। और राज्य सरकार के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा 31 सदस्य जो है वो नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये नाम आगे किए जाएंगे जिसमें कौन कौन लोग होंगे? जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों और नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्य होंगे। ठीक है, कंपनी का मालिक और कंपनी के कर्मचारी के जो 7 नेता होंगे दोनों तरफ के, उनको सम्मिलित किए जाएंगे। राज्य की विधानसभा के 2 सदस्य होंगे। अब देखिए दोस्तों, वो संसद की बात हो रही थी, लोकसभा राज्यसभा, और ये इसमें जो है इस बोर्ड में ये जो बोर्ड है असंगठित कर्मकार के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जो है, इसमें राज्य की विधानसभा मतलब विधायक, ठीक है, विधानसभा में जो 2 विधायक जो है विधानसभा के होंगे, ये इस बोर्ड में सम्मिलित होंगे। और सिविल सोसाइटी में ख्याति प्राप्त 5 व्यक्ति, ठीक है, सिविल सोसाइटी में 5 लोग हैं। जैसे सिविल सोसाइटी में हो गए आपके कोई IAS अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हैं, ठीक है, कोई सामाजिक सेवा करते हैं लोग जो है, ठीक है, सोशल वर्कर जो प्रसिद्ध हों, तो उनको सम्मिलित किया जाएगा। मतलब 5 व्यक्ति को जो है सिविल सोसाइटी से इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और राज्य सरकार से संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य होंगे। ठीक है, राज्य सरकार के विभागों से जो रिलेटेड जो लोग हैं वो 10 होंगे जो कि इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सदस्य सचिव होगा और राज्य सरकार जो है इसमें सचिव को नियुक्त करेगा। ठीक है, तो इसमें सचिव कौन होगा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। H में क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा बोरियत वाला तो है सब्जेक्ट, लेकिन आप 1-2 बार देख लेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है। ये तो आपको हम सब्जेक्टिव इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा जानकारी आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, जिससे आप MCQ सॉल्व करेंगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी कि हाँ क्या क्या बात हुई थी। ठीक है, मेन आपको MCQ से मतलब है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको बता देगा, आपके दिमाग में मोटा मोटा एक थोड़ा स्टोरी के रूप में रहेगा कि इस लॉ में जो है क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो H वाले में देखिए क्या है इसमें प्रमुख प्रावधान में क्या है। H में प्रत्येक राज्य सरकार भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करेगी। अब देखिए दूसरा बोर्ड है, ठीक है, कौन सा बोर्ड है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। अब इसमें देखिए कौन कौन से मेंबर होंगे। इस बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित 1 सदस्य और 15 से अनधिक अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे।
राज्य सरकार इस बोर्ड में भवन निर्माण कर्मकार और नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य सम्मिलित करेगी और बोर्ड में कम से कम एक सदस्य कोई महिला होगी। तो वही सारी बातें हैं, ठीक है। नियोजक जो मालिक है उसके नेता होंगे और जो कर्मचारी हैं वहाँ मजदूर हैं उनके नेता होंगे, ठीक है, बराबर बराबर। और उसमें एक महिला भी सम्मिलित होगी, इस बोर्ड में एक महिला सदस्य भी होगी कम से कम एक, ठीक है, ज़्यादा हो सकती है एक से। आई में क्या कह रहा है इसी कानून से रिलेटेड, भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक सचिव और ऐसे अन्य आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। इस बोर्ड, ठीक है, इसी एक्ट में ये जो भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में एक सचिव होगा और ऐसे अन्य आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। तो इस बोर्ड में, ठीक है, एक सचिव होगा और उसमें कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं और कुछ कर्मचारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इस बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तो जिस भी बोर्ड में दोस्तों जो सचिव होते हैं ना, वो सचिव ही कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सारा कार्य उन्हीं को कराना है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर देखता है, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है। तो मेन जो काम वो सचिव ही कराते हैं। ये वाला क्या है, केंद्र सरकार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नियुक्त कर सकेगी। जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त कर सकेगी। केंद्रीय सरकार आयुक्त को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त करेगी, ठीक है। उनकी सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार भी देगा और मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त करेगी। ये सारी बातें हैं इसमें। के में क्या है, 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजन वाले प्रत्येक स्थापन में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान लागू होंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो है, जो संस्था है उसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी नौकरी करते हों, ठीक है, स्थापन में, उसी में जो है ये कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान लागू होगा। कहने का मतलब दोस्तों है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम 20 आदमी कार्यरत हो, तभी जो है ये EPFO फंड जो है वहाँ लागू होगा, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि। एल वाले में क्या है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एक महानिदेशक और एक वित्त आयुक्त नियुक्त कर सकेगी, जो निगम के प्रधान अधिकारी होंगे। यह 5 वर्ष से अनाधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले आदेश में भी निर्दिष्ट किए जाएंगे। एम में क्या है, राज्य सरकार स्थानीय क्षेत्र के लिए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी। राज्य सरकार स्थानीय क्षेत्र के लिए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी और कर्मचारी बीमा न्यायालय उतनी न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार ठीक समझे। तो राज्य सरकार के ऊपर है कि इसमें कितने न्यायाधीश जो है वो मेंबर बनाएगी। कोई भी व्यक्ति जो न्याय अधिकारी है या रह चुका है या 5 वर्ष से विधि व्यवसायी है, इसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा, ठीक है। एन में क्या है, मौसमी कारखाने से भिन्न प्रत्येक स्थापन में 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित है, वहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधान लागू होंगे। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो SIC जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है हेल्थ बीमा है सरकार का, वो प्रावधान कहाँ लागू होंगे। जैसे मौसमी कारखाने मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो एक मौसम के अंतर्गत उसमें कार्य होता हो, ठीक है। जैसे गन्ना कुछ समय के लिए होता है, तो गन्ना जो आपका चीनी बनता है, चीनी मिल, तो साल भर तो चीनी मिल नहीं चलता है। मतलब मौसमी कारखाना मतलब जो साल में 7 महीने चलता हो, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है कि जो मौसमी कारखाने हैं उसमें कम से कम 10 आदमी अगर हैं, अगर 10 कर्मचारी हैं, तो वहाँ ये जो है SIC जो है ये प्रावधान लागू होंगे। वो क्या कह रहा है, एक कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के लिए बाद नियोजन के पर्यावसन टर्मिनेशन पर उसकी अधिवर्षिकता, सुपर एनुएशन या निवृत्ति या पद त्याग का किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण मृत्यु अथवा दिव्यांगता या संविदा अवधि की समाप्ति पर
ग्रेचुइटी दिया जाएगा। इस पैरा का मतलब है कि किसी भी संस्था में, किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी कर्मचारी को कम से कम 5 साल निरंतर सेवा देना पड़ेगा। मतलब 5 साल वहाँ नौकरी करना ही पड़ेगा, निरंतर, लगातार। ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 साल अगर वो वहाँ नौकरी किया होता है तो उसके बाद मान लीजिए उसको हटाया गया, टर्मिनेशन, या उसको टर्मिनेट किया गया या पर्यवसान किया जाए, मतलब हटाना, टर्मिनेशन मतलब उसको हटा देना है, या सुपर एनिमेशन हुआ, या पद त्याग देना, इस्तीफा दे देना, या किसी दुर्घटना या रोग के कारण उसकी मृत्यु हो जाना, या दिव्यांगता हो जाना, ठीक है, तो या संविदा अवधि की समाप्ति हो जाना, तो उसके बाद जो है अगर वो 5 साल तक अगर लगातार नौकरी किया है तो उसको जो है वो ग्रेचुइटी का जो है, उपदान का जो है हकदार होगा। ग्रेचुइटी मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप मान लीजिए उस कंपनी को छोड़ते हैं कम से कम 5 साल बाद, या कोई रिटायरमेंट भी होता है 60 साल के बाद, तो उसको ग्रेचुइटी मतलब उपहार देना। तो वो प्रतिष्ठान जो है उनको कुछ उपहार देती है ग्रेचुइटी के रूप में। ठीक है। तो पी वाले में क्या है अब आगे, किसी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या नियोजन की निश्चित अवधि के समापन या किसी अन्य घटना के होने के कारण 5 साल की लगातार सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों ये पैरा है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी, जैसे हमने बताया ना कि 5 साल निरंतर आपका सेवा होना ही चाहिए, तो इसमें ये कह रहा है कि कर्मचारी की मान लीजिए अगर कोई मृत्यु हो जाती है, या कोई अक्षमता हो जाता है, या कोई हाथ पैर कट जाता है, या कोई दुर्घटना हो जाता है, तो ये 5 साल लगातार सेवा कोई ज़रूरी नहीं है उस मामले में। ठीक है। क्यू वाला देखिए क्या है, कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भ चिकित्सा समापन के दिन के पश्चावर्ती, ठीक है, सबसेक्वेंस 6 सप्ताह के दौरान किसी प्रतिस्थापन में जानते हुए नियोजित नहीं करेगा। कोई भी स्त्री अपने प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के पश्चावर्ती 6 सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी। कहने के दोस्तों मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई भी प्रतिष्ठान है, वहाँ स्त्री काम कर रही है, मान लीजिए वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट में तो मान लीजिए जब बच्चा होने वाला होता है उसके 2 महीना पहले तक तो जो है वो काम कर नहीं पाएंगी। तो उसी के लिए जो है सरकार ने प्रावधान लाया है कि 26 सप्ताह वो छुट्टी ले सकती है। ठीक है। जहाँ वो प्रतिष्ठान में नौकरी करती है वहाँ वो 26 सप्ताह छुट्टी ले सकती है। जब वो बच्चा देने वाली होती है उससे 2 महीना या 8 हफ्ता पहले छुट्टी ले सकती है। उसके बाद जो है बाकी का ड्यूरेशन अपना ले सकती है। तो कहने का मतलब 26 सप्ताह जो है वो छुट्टी ले सकती है। इसके लिए जो नियोजक है, जो कंपनी का मालिक है, जो प्रतिष्ठान का मालिक है, वो छुट्टी देने से मना नहीं कर सकता। और वो छुट्टी देगा तो उसका जो है वो सैलरी भी देगा, ऐसा नहीं कि जो है वो सैलरी नहीं देगा। ठीक है। तो ये एक्ट ये कह रहा है, कहने का मतलब। नेक्स्ट आर देखिए क्या है, कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्ववर्ती 12 मासों में से कम 80 दिन की कालावधि पर्यंत संबंधित नियोजक के यहाँ काम न किया हो। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो ऊपर मैंने बताया ना कि जो प्रसव वाला जो ये फ़ायदा है ये उसी स्त्री को मिलेगी जो कम से कम अपने साल में कम से कम 80 दिन जो है उस संस्था में या उस कंपनी में नौकरी की हो। ठीक है, उसी को ये फ़ायदा मिलेगा 26 सप्ताह वाला। एस वाला क्या है, कोई महिला अधिकतम 26 सप्ताह प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि 26 सप्ताह, कोई महिला अधिकतम 26 सप्ताह प्रसूति अवकाश की हकदार होगी जिसमें से उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्व अवधि 8 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया ऊपर कि जब बच्चा देने वाले होंगे उसके 8 सप्ताह पहले वो छुट्टी ले सकती है। उसके बाद बाकी का जो 26 में से 8 माइनस कर लीजिए तो कितना हुआ, 18 सप्ताह बचा ना। 18 सप्ताह वो बच्चा देने के बाद जो है वो छुट्टी ले सकती है। कुल मिला के 26 सप्ताह वो छुट्टी ले सकती है और नियोजक इसको मना नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, ये कानून बनाया गया है ऐसा। टी क्या है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ डिस्टर्बेंस थोड़ा सा है, शाम का वक्त है तो आरती बगल में हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए जो है, तो टी क्या कर रहा है,
सामाजिक सुरक्षा और भवन निर्माण कर्म। दोस्तों देखो, हमको थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, ठीक है, तो हमको जब टाइम मिलता है तब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे 2020 से जो 4 एक्ट बनाए गए थे सरकार के द्वारा, तो 2 चीज़ मैं कवर करा चुका हूँ, आज तीसरा मैं बता रहा हूँ, और एक और बच जाएगा, तो 1-2 दिन 3 दिन में उसको भी मैं डाल दूँगा। और बाकी का जो लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ की चीज़ें हैं वो आपको PDF के रूप में और वीडियो के रूप में आपको जो एक्ट है, ये चारों एक्ट ही महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और वो जो 10-20% क्वेश्चन आएंगे वो तो उसको मैं PDF के रूप में दे दूँगा, और वीडियो भी उससे रिलेटेड आएगी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट्स के भी 1-2 वीडियो आपको आएंगे, जिससे बेसिक वो हो जाएगा। उसके बाद बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा। तो मेन आपको MCQ से मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मोटा मोटा शब्द है, लेबर लॉ, ठीक है, ये हमेशा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा मोटा मोटा आप थोड़ा सा देख लेंगे ना तो MCQ सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए क्या है, टी वाला जो है, सामाजिक सुरक्षा और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रायोजन के लिए उपकर ऐसी दर से जो 2% से अधिक ना हो, लेकिन किसी कर्मकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए कि 1% से कम नहीं होगी, उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा। ये थोड़ा सा पैरा हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यू वाला क्या कहता है, यदि नियोजक द्वारा प्रसव से पहले रखने और प्रसव के बाद देखरेख की कोई भी व्यवस्था निःशुल्क नहीं की गई है तो प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक से 3500 रुपया या ऐसी रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए चिकित्सालय बोनस पाने की भी हकदार होगी। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि कोई लेडीज़, जो आगे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि 26 सप्ताह की छुट्टी रहेगी, तो उसमें दोस्तों अगर प्रसव होता है, जो महिला बच्चे को देती है, तो उसकी देख रेख अगर मान लीजिए नियोजक द्वारा या संस्था द्वारा या कंपनी द्वारा अगर उसकी देख रेख नहीं की जाती है तो उसको कुछ शुल्क देना पड़ेगा नियोजक को, ठीक है। 3500 रुपया शुल्क देना पड़ेगा उस महिला मेंबर को, ठीक है। वही ये बात कह रहा है कि वो 3500 रुपया ले सकती है नियोजक से, ठीक है, और चिकित्सा बोनस भी पाने की हकदार होगी। वी वाला क्या है, समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के प्रायोजन के लिए निरीक्षक सह सुधारकर्ता इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति कर सकेगी। तो दोस्तों यही है कि ये सारे एक्ट जो है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट में थोड़ा सा यही है कि शब्द के मिस्टेक होते हैं, इसलिए मैं जो है आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। समुचित सरकार मतलब दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों, ठीक है। तो समुचित सरकार इस संहिता के उपबंधों के प्रायोजन के लिए कौन सा पद नियुक्त करेगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति कर सकेगी। डब्ल्यू में क्या है, केंद्रीय सरकार असंगठित कर्मकारों मतलब प्राइवेट मजदूर, प्राइवेट वर्कर, उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं तो वो असंगठित कहलाएंगे, ठीक है। किसी फर्म में अगर वो प्राइवेट मजदूर काम करे तो वो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार कहलाएंगे, ठीक है। तो केंद्र सरकार असंगठित कर्मकारों गिग कर्मकार मतलब जो मौसमी वर्कर होते हैं उसको गिग कर्मकार कहते हैं। मौसमी मतलब कि मान लीजिए कोई लगन का समय चल रहा है तो शादी विवाह में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो सीजनी काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई किसान है वो फल का उत्पादन कर रहे हैं वो सीज़न में, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब मौसमी जो मज़दूर हैं उनको गिग कर्मकार कहते हैं। और प्लेटफॉर्म कर्मकार मतलब जो प्लेटफॉर्म पे, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे, एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं मज़दूर, तो प्लेटफॉर्म कर्मकार के लिए जो है एक सामाजिक सुरक्षा फंड स्थापित करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार जो है वो असंगठित जो मज़दूर हैं, ठीक है, गिग कर्मकार है, प्लेटफॉर्म कर्मकार है, उसके लिए जो है सोशल सिक्योरिटी फंड स्थापित करेगी, जो कि उनकी ज़रूरत के समय जो है वो फंड से जो है सरकार उनकी मदद करेगी। नेक्स्ट देखिए आखिरी एक्स और वाई। एक्स में क्या है, मौसमी कारखाना सीजनल फैक्ट्री से आशय अनन्य रूप से कपास ओटना, ठीक है। मौसमी कारखाना मतलब बता रहा है कि मौसमी कारखाना कौन कौन सा होता है, ठीक है। और मौसमी कारखाने से आशय क्या है, अनन्य रूप से कपास ओटना। कपास दोस्तों क्या, कॉटन को ओटना,
कपास या जूट प्रोसेसिंग, मूंगफली डिटॉक्सिकेशन, नील हो गया, लाख, ठीक है, लाख, चीनी, गुड़ के विनिर्माण या इसके विनिर्माण की अनुषंगिक या संबंधित क्रिया में लगे कारखाना से है। तो मौसमी कारखाना कौन कौन से है? जैसे कॉटन से रिलेटेड काम जिसमें होता हो, या जूट प्रोसेसिंग का काम होता हो, जूट बोरा जो आप देखते होंगे, मूंगफली की मान लीजिए छिलका उलका उतार के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाता है। नील हो गया, लाख एक चीज़ होता है जो खीणा से जो रेशा निकलता है उसको शायद लाख कहते हैं। चीनी आप जानते ही हैं, गन्ने से जो है प्रोसेसिंग करके चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। तो ये साल में पूरे साल भर दोस्तों नहीं होता है, ये साल में कुछ महीने के लिए इसमें काम होता है। तो वही कह रहा है कि मौसमी कारखाना इन्हीं को कहते हैं, जिसमें विनिर्माण का काम चलता है कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए साल में। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसा भी कारखाना है जो 1 वर्ष में 7 माह की अनाधिक अवधि के लिए किसी ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया में लगा हुआ है। ठीक है, 7 माह से अनाधिक अगर अवधि के लिए वो कारखाना का चल रहा है तो वो भी इसमें अधिसूचित किया जाएगा। और वाई ये लास्ट है दोस्तों प्रावधान, इस संहिता की 3री अनुसूची में उपजीविका जन्य रोगों की सूची और 4थी अनुसूची में क्षतियों की सूची दी हुई है। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों ये प्रावधान था इस एक्ट में। मुझे विश्वास है कि आपको मोटा मोटी बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप एमसीक्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ आंसर राइटिंग नहीं करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको बस मोटा मोटी 2-3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 2020 का एक्ट और बचा हुआ है, 3 एक्ट हमने कवर करा दिया है। ठीक है, इसको भी 2-3 बार आप देखिएगा, उसके बाद जो है कहीं आपको एमसीक्यू मिलेगा तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो इस चैनल पे भी जो है टेलीग्राम पे जो रोज़ लिंक मैं भेजता हूँ 1-2 वीडियो को, उस लिंक को आप फॉलो करिए, उसकी वीडियो को जैसे जैसे दे रहे हैं उस सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, जैसे जैसे दिया जा रहा है बस आपको उस सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि आपको इस कंपटीशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हमको जानकारी है, इसीलिए उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं वीडियो दे रहा हूँ सिर्फ उस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको बार बार देखिए, और एग्ज़ाम आने तक आपको ऐसा समझ में आएगा कि मेरा कोर्स जो है पूरा मोटा मोटा एकदम तैयार हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ आपको बस इतना ही करना है कि जो वीडियो आपको टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, जो लिंक दिया जा रहा है यूट्यूब का, उसको फॉलो करिए, तो आपका काम जो है बन जाएगा और आपको आखिरी में बहुत ज़्यादा हलदल बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।